नमस्कार। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी, वरिष्ठ पत्रकार खालिद साहब। सर, आज 5 राज्य नहीं 4 राज्य, वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन आज 4 राज्यों का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज काउंटिंग चल रही है और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। कम से कम 2 स्टेट में तो रुझानों में आगे है, तीसरे स्टेट में भी कांटे की टक्कर है। हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी दिख रही है रुझानों में, और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने की हैसियत में आ गई है। ये रुझानों की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं, और लिटमस टेस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी पास होती दिख रही है? बिल्कुल बीजेपी पास होती दिख रही है। और जो रुझान है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो क्लियर मेजोरिटी में अब जो रुझान है, चूंकि फासला बहुत ज़्यादा हो गया है और कांग्रेस जो है तकरीबन 60 से 70 सीट के दरमियान ही है। 67 जो लगातार थोड़े आंकड़े बदल रहे हैं चूँकि अभी रुझान है, लेकिन 60 से 70 सीट महज ला पा रही है। ऐसे में अब मुमकिन नहीं है कि वो गैप को भर पाए या बराबरी कर पाए। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो राजस्थान में भी वही मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में भी गैप उसी 60 से 70 के बीच में है। गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहाँ भी कांग्रेस जो है 60 से 70 से आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो गैप अब वहाँ भी ज़्यादा हो गया है। तो इन 2 स्टेट्स में यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बिल्कुल अब एक तरह से बन गई है। हालांकि ये रुझान की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे थोड़ी देर पहले चल रहे थे, अभी से 6-7 मिनट पहले, और इधर राजस्थान में सचिन पायलट पीछे चल रहे थे। जनता के क्या संकेत हैं ये? जो इसका मतलब कि हालांकि ये अभी रुझान है, इस पे हम लोग को जनता का क्या संकेत है, अभी इस पर हम लोग को जल्द नतीजा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि टोंक में सचिन पायलट ने वो रिकवर कर लिया है और वो आगे चले गए हैं। छिंदवाड़ा में थोड़ी देर पहले ज़रूर पीछे थे कमलनाथ, लेकिन अब अभी ये रुझान है। अभी तो देखा जाए तो, लेकिन उस कुल मिलाकर वो हारते हैं या जीतते हैं इंडिविजुअली, लेकिन कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने नकार दिया है। ये तो तय है, ये फिगर बता रहे हैं, क्योंकि फासला बहुत बड़ा हो गया है। तो ये जो आपका जो दूसरा सवाल था कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना कितना बूस्टअप करेगा बीजेपी को, तो यकीनन ये ज़बरदस्त बूस्टअप है। ये एक बूस्टर डोज है, और इसको एक तरह से कहा जाए तो ये सेमीफाइनल ही था, और सेमीफाइनल में बीजेपी को काफ़ी बढ़त है। और 2 बड़े स्टेट्स, अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो वहाँ भी रुझान बीजेपी अभी कांटे की टक्कर है, और कई बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की आगे बढ़ रही है, फिर कांग्रेस पीछे हो जा रही है। तो ये अगर उसको अभी छोड़ भी दें तो 2 बड़े स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार एक तरह से बना ली है। तो अब इसका मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा, क्योंकि स्टेट में सरकार होने पर बहुत फर्क पड़ता है। जी, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर साउथ से आ रही है। तेलंगाना में भी काउंटिंग चल रही है इस समय, और कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर लीड करती दिख रही है। और तेलंगाना जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय, आपको माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से जब अलग तेलंगाना हुआ था उस समय वहां पर कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड करती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर राव के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत सारी योजनाएं लेकर आए थे, और उनकी योजनाओं की चर्चा काफ़ी होती रही है, लेकिन क्या उनकी योजनाओं में कुछ ना कुछ कमी रह गई जिससे कांग्रेस वहां बाजी मारती दिख रही है? रुझानों की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो काफ़ी लंबे अरसे से लगातार 2 टर्म से सरकार है केसीआर की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और उसके अलावा जब लंबे अरसे तक सरकार रह जाती है तो उस पर बहुत सारे सरकार में भी कई लोग करप्शन बढ़ जाता है। तो करप्शन भी कभी बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं करप्शन के। और उसके अलावा जिस तरह से इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस ने पिछले, अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की बात ना करें तो पिछले 1-1.5 साल में कांग्रेस ने लगातार मेहनत की है वहाँ पर, और उस मेहनत को कांग्रेस ने इस तरह से टेस्टिंग के लिए जो
2023 में जब CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नया गठन हुआ, नवगठित CWC की सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई? हैदराबाद में, तेलंगाना में। वो एक एक्चुअली कांग्रेस नवगठित मीटिंग हैदराबाद में करके CWC की वो एक टेस्ट भी करना चाह रहे थे कि यहाँ कितना सपोर्ट बेस कांग्रेस का बढ़ पाया है। और जो CWC की जब मीटिंग हुई तो जिस तरह से लोग उमड़े थे वहां पे बाहर में, और उसके बाद वहां रैली भी की थी CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस ने, तो उस वक्त अंदाजा लग गया था वो वहाँ के तमाम नेताओं को भी और BRS के नेताओं को भी और कांग्रेस के नेताओं को भी कि अब कांग्रेस के फेवर में वहाँ हवा बन चुकी है। और उसके बाद लगातार कांग्रेस ने एक और काम किया, जनता के बीच एक संदेश ले गया कि ये तेलंगाना स्टेट को बनाने में किसने सबसे पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया। लगातार इस बात को ले गए कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो तेलंगाना रियासत को, तेलंगाना स्टेट को, इस राज्य को बनाने में उसने पहल की, लेकिन वो सरकार में नहीं आ पाया। अगर और दूसरे लोगों ने उस फायदा उठाकर, हाँ, सरकार के चंद्रशेखर राव ने फायदा उठाया और स्टेट को कहां से कहां ले गया। अगर कांग्रेस की सरकार, चूंकि कांग्रेस ने जिस विजन के साथ तेलंगाना राज्य बनाया था, और अगर कांग्रेस ही सरकार में होती तो उस जो बड़े विजन के साथ काम करती, वो काम नहीं हो पाया। लगातार इस बात को कांग्रेस वहां कैंपेन में और जनता के बीच ले जा रही थी। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब कि जनता कन्विंस हुई कि यस, कि जिसने राज्य बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, जिस पार्टी ने, वही यहां सरकार में नहीं है इतने लंबे अरसे से, तो एक मौका उसको देना चाहिए। और लगातार चूंकि करप्शन के चार्जेस भी लग रहे थे और बहुत सारे चार्जेस थे, तो जनता ने एक मौका दिया है। जी। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तो वहाँ के जो अभी CM है शिवराज सिंह चौहान ने जनता जनार्दन की जय भी कह दी है। पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। इधर राजस्थान में भी कुल मिलाकर ऐसा ही है। लेकिन आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना शिवराज सरकार ने पिछले 6 महीने पहले शुरू किया था और कहीं न कहीं उसका असर हुआ है, लेकिन इससे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तुरंत मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जनता के सामने आए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली। माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है, और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। चर्चा जारी रखेंगे। ये दतिया से आते हैं और वहां पर इनकी खासी लोकप्रियता है और काफी दबंग मतलब अच्छी छवि है इनकी अपने इलाके में, और गृह मंत्री रहते हुए और हिंदूवादी छवि भी इनकी मानी जाती है। आपको बता दें कि अभी चर्चा तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री उम्मीदवारों में इनकी सबसे कम चर्चा हुई है। लेकिन एक कैंडिडेट ये भी हो सकते हैं। अभी जो 2 दिन पहले परसों जो JP नड्डा साहब से मिले थे, ये सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, तो कहीं ना कहीं ये भी रेस में हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के योजनाओं की। तो शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना जो 6 महीने पहले शुरू किया था, उस समय 1000 लाडली बहनाओं को वो देते थे और बीजेपी को उम्मीद थी कि करीब 1.25 करोड़ महिलाएं उससे लाभान्वित हुई हैं और 50 लाख का भी अगर वोट हमारे हिस्से में आ गया तो हमारी सरकार बनेगी। तो बीजेपी का अनुमान कहीं ना कहीं सही लग रहा। आप क्या सोचते हैं? आप नहीं, ये बहुत बड़ी योजना थी लाडली बहना योजना। जब ये योजना उन्होंने अनाउंस की थी शिवराज सिंह चौहान ने, और जब ये धरातल पर उतरने लगा था, तब ये अंदाजा हो गया था सबको, हम तमाम लोगों को ये लगने लगा था कि अगर इस योजना ने जनता में पैठ बना ली, या इसका इंप्रेशन सही पड़ गया, या इससे लाभान्वित होने वालों की तादाद अगर बढ़ती गई, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। तो एक्चुअली जो तमाम चीज़ें हैं, लंबे अरसे से 3 टर्म से ज़्यादा रह चुके वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, इस बार वो एक जनरल परसेप्शन था मीडिया में भी, और जो तमाम जो सर्वे जो करने वाली जो टीमें हैं वो लगातार ये बता रही थी। इस बीच आपको रोकना चाहूंगा, हम चर्चा जारी रखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो महाराज के नाम से अपने इलाके में लोग जाने जाते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं। बीजेपी की बहुमत की ओर पहुंच रही है रुझानों में, तो उनका क्या कहना है?
हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को ये बधाई दे रहे हैं, दिल की गहराइयों से बधाई दे रहे हैं, और इधर बीजेपी जीत रही है। इंतजार का फल बीजेपी के लिए तो मध्य प्रदेश में फिलहाल मिठाई हुआ, ऐसा ही सिंधिया जी कह रहे थे। लेकिन आपसे चर्चा हो रही थी कि वहां पर लाडली बहना योजना जो है कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुआ। अभी जो कि मैं बता दूं, जो रुझान में लगभग 140, कभी 140 से ऊपर जा रहा है आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, तो ये लगभग 2/3 हो जाता है। तो 2/3 के करीब, मतलब बहुत प्रचंड बहुमत है ये। तो और जो हम लोग बात कर रहे थे योजना की, तो ये योजना जब लागू हुई थी तभी से ये लग गया था कि ये गेम चेंजर साबित होगा, और वो गेम चेंजर साबित हुआ। ऐसा लगता है कि बाकी तो तमाम योजनाएं होती हैं, हर सरकार आती है तो कुछ ना कुछ योजना, लेकिन एक बड़ी योजना जो गेम चेंजर हो, ये सही मानों में ये लाडली बहना योजना जो है ये गेम चेंजर साबित हो चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से इसकी राशि भी बढ़ाई जाती रही है। जब ये योजना शुरू की गई थी तो उस समय 1000 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, लाडली बहनों को दिया जाता था। लेकिन अब जो पिछले 2 महीने से 1250 रुपया मिल रहा है महिलाओं को। अब ये भी कहा गया है, वादा किया गया है कि हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार बनती है तो हम लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देंगे हर महीने। शिवराज सिंह चौहान जी ने करीब करीब हर रैली में इस बात को दोहराया है। अच्छा, उनकी जो कनेक्टिविटी है, शायद मध्य प्रदेश में मैंने जहां तक देखा है कि किसी नेताओं में उतनी कनेक्टिविटी नहीं है। लाडली बहनाओं से राखी बंधवाना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, एक जामुन जो फल है उस बेचने वाली महिला के सिर्फ वही नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई जो पीड़ित नौजवान रहे हैं, दलित रहे हैं, उनके जाके पांव तक धोए हैं उन्होंने। तो ये जो पब्लिक के सामने जब ये तस्वीरें जाती हैं तो, और ऐसा कई बार हुआ है, उनके पांव धोते हुए उनकी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं टेलीविज़न चैनल पर, मध्य प्रदेश की जनता ने देखी। तो ये सब बहुत बड़ा, ये ओवरऑल कुल मिलाकर ये एक जो ऑरा क्रिएट करता है, ये जो एक इमेज बनाता है। तो शिवराज सिंह चौहान की जो जनता से आप बता रहे हैं, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि ज़बरदस्त कनेक्टिविटी जो जनता से रही है, उसमें ये ऐड ऑन हो रहा था। ये सब जो काम कर रहे थे, ये लाडली बहना का, या जो पैर धोना लगातार, बहुत बड़ी बात है। एक सीएम एक साधारण नागरिक के पैर धो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को मैसेज देने की कोशिश ये हो रही है कि सब बराबर हैं समाज में, कोई न ऊंच है न नीच है, न जाति पाति हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका, अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने जो हिंदुत्व की कोशिश की थी, बाबा बागेश्वर जी का कार्यक्रम कराया था छिंदवाड़ा में, उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, तो उसका कहीं लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। रुझान में अभी आप बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की ओर है, 2/3 बहुमत की ओर है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ कमलनाथ जी को मिलता नहीं दिख रहा। देखिए, एक होता है ओरिजिनल और एक दूसरा होता है कॉपी करना जी। तो हिंदुत्व की जो रास्ते पर बीजेपी है जी, अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो कॉपी जो है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, वो कॉपी ही होगा। उसका फायदा ओरिजिनलिटी के जो वाली जो चीज़ है उसको उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो कमलनाथ जी की जो ये कोशिशें रही हैं और जो एक हिंदुत्व कार्ड खेलने की जो कोशिश रही है, वो कितनी भी कोशिश कर लें वो, लेकिन वो बीजेपी के मुकाबले में इस मामले को लेकर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये उनको और कांग्रेस को मान लेना चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को ये मान लेना चाहिए। अभी भी कांग्रेस के मन में है कि उनकी वापसी मध्य प्रदेश में हो सकती है। लाडली बहना की हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक और, अगर कांग्रेस
पिछड़ रही है अगर मध्य प्रदेश में रुझानों में, तो इस बात का भी ठिकरा उन पर फूटने वाला है कि जो इंडिया गठबंधन जो बनी थी उसके बाद उनकी पहली रैली भोपाल में होनी थी, और कहीं ना कहीं उसको टालने का पूरा श्रेय जो है कमलनाथ जी और उन्हीं का नाम आ रहा था कि उन्होंने टाला था कि रैली में हिंदुत्व के खिलाफ विपक्षी नेता बोलेंगे और कहीं ना कहीं उसका कांग्रेस को घाटा होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने छवि जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाली बनाई थी। तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन के अंदर से भी आवाज कुछ ना कुछ उठने वाली है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन से आवाज़ उठेगी, इस पर हम बात करने से पहले ये बात करेंगे कि कमलनाथ का इस पूरे चुनाव जो प्रक्रिया रही जो मध्य प्रदेश की, उसमें उनका काफ़ी अरोगेंस दिखा। वो उनके अंदर का वो जो हट है ना, वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप की बात को भी नकार दे रहे थे। वो जो हर पार्टी में जो हाई कमान की बातों को दरकिनार करके कई बातों को मनवाना ज़बरदस्ती, ये लगातार कर रहे थे कमलनाथ। कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स जो मंच पर उन्होंने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के लिए जो बात कही, हालांकि इसकी बहुत आलोचना हुई और उन्होंने उसको ये कह के टाल दिया कि ये हमारे मित्र हैं, हमारे कांग्रेस से अलग भी अपने निजी संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लोगों को पता चली कि इन दोनों के बीच में, हालांकि हमेशा साथ दिखे ये दिखाने की कोशिश भी हुई कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एरोगेंसी जो अंदर की बात है वो कहीं ना कहीं जुबान पे आई। जुबान पे भी आई और जो प्रैक्टिकली उन्होंने उसको दिखाया भी, वो किया भी। अब छोटा सा एग्जाम्पल कि कुछ पार्टियों से अलायंस की भी बात जब हुई, उसी लिए अखिलेश यादव नाराज भी हुए। अखिलेश वखिलेश वाले पे। हाँ, उन्होंने कहा था कि अखिलेश वखिलेश कौन, ऐसे इस तरह की बातें की थी। इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल है, और सेंट्रल लीडरशिप यानी हाई कमान के चाहने के बावजूद कमलनाथ का ये अरोगेंस है कि उन्होंने हाई कमान की बात को नहीं सुना, उसको दरकिनार किया और किसी तरह के अलायंस से इनकार कर दिया। और इस तरह की तमाम जो कई बातें आपने बताई, इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो, और इंडिया गठबंधन का जो भोपाल में सेशन होना था, पहली बैठक होनी थी, उसको सीधा मना कर देना कि नहीं, यहाँ नहीं होना है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें वो लगातार अपनी बात, अपनी कंडीशंस पे, अपनी शर्तों पर मनवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से भी उनको नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि ये जनता सब देखती है कि आखिर कि एक उसका लीडर जो है, जो सीएम होने वाला है, वो क्या कर रहा है। हम चर्चा कर रहे थे, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और कांग्रेस की बात हो रही है। तो शुरू में राहुल गांधी की वहां रैली नहीं कराई गई मध्य प्रदेश में। शुरू में जितने वादे हुए प्रियंका गांधी ने किया। लास्टली जब चुनाव के 10-15 दिन बच गए, जब बीजेपी ने सवाल उठाया कि पिछली बार राहुल गांधी आए 2018 के चुनाव में, वादा कर गए और पूरा नहीं किया, उसके बाद प्रियंका गांधी इस बार आई हैं, ये वादा करेंगी, ये भी पूरा नहीं करेंगी, और बीजेपी लगातार कह रही थी। उसके बाद अचानक से राहुल गांधी की एक के बाद एक रैलियां करवाई गई। तो क्या अच्छा, टिकट बंटवारे पर भी आप हमें बताइए कि टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने वहां पर 1-1.5 महीना पहले उन्होंने कर दिया। लास्टली उस पर भी हुआ कि ये नवरात्रि का वेट कर रहे थे, तो ये 1 महीना डिले हो गया, 1.25 महीना। कमलनाथ जी ने अपनी हर सभा में उन्होंने कहा कि हमने जिनको टिकट देना था उनको इशारों में बता दिया है। तो टिकट आपने इशारों में बता तो दिया, लेकिन क्या आपके कैंडिडेट जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे थे वाकई में, या इशारों में खुद को ही बता रहे थे, किसी और को मालूम नहीं था? देखिए, कांग्रेस ने स्ट्रेटजिक गलती कमलनाथ की वजह से काफ़ी की है, और जिस बीजेपी का काफ़ी पहले कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट सेंट्रल लीडरशिप के कई नेताओं को मध्य प्रदेश के राज्य के चुनाव में, असेंबली चुनाव में उतारना, ये सब एक काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा। और कैंडिडेट, कई बार होता है कि कैंडिडेट का नाम पहले अनाउंस कर देने का जो बेनिफिट होता है, वो भी बेनिफिट साफ नज़र आया। तो तमाम चीज़ें अब कमलनाथ का, अब ऐसा लगता है अगर एनालाइज किया जाए तो कमलनाथ का जो पूरा अप्रोच था, पूरा कंफ्यूजिंग अप्रोच था। चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो, कैंडिडेट्स को लेकर हो, और कैंपेन को लेकर हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मदद लेने का हो कि कैंपेन में उनको कब किसको कहाँ पिच करना है, सब इन तमाम मामले में पूरा कन्फ्यूज़न, और वो कन्फ्यूज़न रिजल्ट में नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सीधा। मध्य प्रदेश में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा आई कि रैली में
प्रियंका गांधी आपने सुना भी देखा भी है कि रैली में प्रियंका गांधी कभी कहती थी कि अच्छा 1,000 देंगे, कभी पीछे से कहा जाता था कि नहीं नहीं ये है। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर उसकी जानकारी भी नहीं दी गई, अचानक से उनको ऐसा बताया गया कि ये घोषणा करनी है। प्रियंका गांधी भी होमवर्क करके नहीं आई हुई दिखी मुझे, कई बार हमने उनको सुना देखा कि किसी ने बताया, कमलनाथ जी के साथ में बैठे लोगों एक्चुअली ये जो प्रदेश की लीडरशिप है उसकी कमी है, वो ब्रीफ नहीं कर पा रही थी पूरी, जो चूंकि उसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं थी, तो वो जो अपनी सेंट्रल लीडरशिप थी या प्रियंका गांधी हो राहुल गांधी हो, उनको वो प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दे पाई कि क्या अनाउंस करना है, क्या बातें बोलनी है मंच से और क्या नहीं। जो वो कंफ्यूजन उन लीडर्स के भाषण में भी दिख रहा था। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जो दिल्ली में है वहां पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो वो अक्सर आते हैं, तो आज शाम को आना सूत्रों के हवाले से है कि आज शाम को वो आ सकते हैं। कार्यकर्ता भी वहाँ काफ़ी पहुँचेंगे और वो एक तरह से संबोधित भी करते हैं और लोगों से मिलना भी होता है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में बीजेपी रुझान में आगे है। हालांकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी रुझानों में आगे है, कांग्रेस से आगे जाती दिख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी संदेश है कि भाई कार्यकर्ता आप एकजुट हो जाएं और फिर से लग जाएं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जो हैं पार्ट टाइमर हैं और बीजेपी में जो भी नेता होते हैं वो सब फुल टाइमर होते हैं। पूरा उनका पॉलिटिक्स ही होता है करियर में। ऐसा नहीं है कि जब सरकार चली गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे या फिर अपने काम में लग गए। नहीं, प्रधानमंत्री का जैसा आपने बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में आज शाम में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा उनको करना भी चाहिए। ये चूंकि ये जो जीत है, ये जो प्रचंड बहुमत वाली जीत है, कम से कम अभी जो हम बात कर रहे हैं 2 स्टेट्स में, 2 प्रदेशों में सरकार बिल्कुल बनती दिख रही है और छत्तीसगढ़ में भी अगर कांटे की टक्कर है तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अगर कांटे की टक्कर है तब भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वो फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद भी अगर बराबर आसपास हैं तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो इस तरह से अगर 3 स्टेट को हम देखें तो ये 3 तमाम बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं और इसमें जीत यकीनी तौर पर ये 2024 का ये सेमीफाइनल है और जब सेमीफाइनल इतना अच्छा होगा तो फाइनल के लिए जो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री को आना ही चाहिए और वो आ रहे हैं। ये इससे अच्छी बात क्या होगी कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए। बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान में 5 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ते रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से बस कुछ दिन पहले लगा कि दोनों में बहुत ही मेल हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि लास्टली मिले, लेकिन हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। देखिए, कई मामले में ऐसा अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट का जो डिफरेंस है, वो जो जिस तरह से 2-3 सालों के अंदर जो नजर आया, उसको अचानक पैचअप करने के बाद भी जनता में ये छवि जरूर देने की कोशिश की जा रही थी कि दोनों यूनाइटेड हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों साथ में नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं, कभी वो उनके घर पे ब्रेकफास्ट पे एक साथ दिख रहे हैं, गलबहियां करते दिख रहे हैं। तो ये नाटक जो है वो दिख जाता है कि क्या हकीकत क्या है और नाटक क्या है। और टिकट बंटवारे में ये सब हम लोगों को मालूम है एक पत्रकार के तौर पर, टिकट बंटवारे में कांग्रेस के अंदर राजस्थान के मामले में साफ दिख रहा था कि किस खेमे के किस कैंडिडेट को टिकट मिलना है, कौन सा क्षेत्र किस, यानी वो सचिन पायलट का कौन सा क्षेत्र है और अशोक गहलोत का कौन सा क्षेत्र है। यानी क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से कैंडिडेट्स को टिकट दिए जा रहे थे। इसका खामियाजा भुगतना ही था इनको। बात हम बीजेपी के अंदर भी की भी करेंगे कि बीजेपी में क्या चल रहा था। वहाँ भी गुट हैं बीजेपी में भी, लेकिन एक बार रुझान को देख के हमको बताइए कि कहाँ पर इस समय लबोलू अब क्या चल रहा है। बीजेपी 2 स्टेट में तो इस समय आगे है और बहुमत की ओर है रुझानों में, और तीसरे जगह कांटे की टक्कर है। लेकिन देखिए, तीसरे जगह यानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एकदम बराबर 45 या 47-46 ऐसे चल रहा है। और अभी अगर हम बात आपको बताएं
तो बीजेपी अब आगे निकलती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी भी बीजेपी कुछ सोर्सेज के हिसाब से बीजेपी 48 पे है तो कांग्रेस 40 पे। फासला बढ़ता जा रहा है। 8 का मार्जिन बहुत ज्यादा माना जाएगा। और कुछ चैनलों के हिसाब से फासला और यानी 8 से 10 का फासला हो गया है बाय एंड लार्ज। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर हम अभी के रुझान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनती साफ नजर आ रही है। मतलब डॉक्टर रमन सिंह की वापसी संभव है 5 साल बाद? हो सकता है कि चूंकि कई ये तो फिर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को डिसाइड करना है कि वो सीएम किसको बनाएंगे। और चूंकि किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर, और प्रधानमंत्री और खास तौर से ये बोला गया कि चेहरा कमल है। प्रधानमंत्री का नाम भी सब, लेकिन चेहरे के नाम पे कमल को आगे रखा गया कि इस बार चेहरा कमल है और कमल खिलता भी दिख रहा है। तो इसलिए अब सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की किसको डिसाइड करती है, लेकिन उम्मीद यह है कि चूंकि रमन सिंह बड़ा चेहरा रहे हैं और वहाँ 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में रुझान हमको बताइए कि इस समय रुझानों में बीजेपी कितने सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस का क्या हाल है? देखिए, लगभग अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने जैसा पहले कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2/3 का जो बहुमत है उसके काफ़ी करीब पहुंच चुकी है बीजेपी। और अब वहां कांग्रेस को रिकवर करने के लिए कुछ है नहीं। ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि कांग्रेस रिकवर कर भी लेगी। 1-2 सीटें आगे पीछे होती ही हैं फाइनल जब रिजल्ट आता है तो, लेकिन इतना बड़ा फासला ये रिकवर कभी नहीं होता है। तो इसलिए अब कांग्रेस मतलब वहाँ बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब चूंकि अब वो 140 से ऊपर है आसपास, 140, कभी 142 रुझान में आ रहा है, कभी 143 आ रहा है, कभी 139 आ रहा है। तो 140 के करीब या उसके पार जाना, आप समझ लीजिए कि ये 2/3 के आंकड़े को ये जो वो छू रहा है ये। हम चर्चा जारी रखेंगे। राजस्थान में राजकुमारी दिया कुमारी का अचानक से एंट्री होना, इतना उनका प्रोफाइल मजबूत दिखाना, क्या वसुंधरा जी के लिए एक चुनौती है या क्योंकि वहाँ भी बीजेपी में भी कई गुट थे वहाँ पे और उसको प्रॉपर बीजेपी की ओर से एड्रेस किया गया कि अभी हम कमल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दिया कुमारी का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की जो है। आपको रोकना चाहूँगा, इस बीच हमारे पास दिग्विजय सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, दिग्गी राजा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कमलनाथ के बाद सबसे मजबूत और कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्या कुछ कहना है दिग्विजय सिंह का, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। जी, दिग्विजय सिंह बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है। हालांकि उनकी सरकार तो आ रही है, विदाई तय तो बाद में पता चलेगा कि उनकी विदाई तय है या कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो अगला सवाल होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी कांग्रेस खेमे में इतनी उम्मीद है कि उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि रुझान में इतने आगे बीजेपी के निकलने के बाद ऐसी संभावना कम दिख रही है। कहीं ना कहीं दिया कुमारी की बात हो रही थी, राजकुमारी दिया कुमारी राजस्थान में, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि वो हाई प्रोफाइल तो पहले से हैं और चुनाव में भी ऐसा दिखाने की कोशिश हुई है कि वो कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट, कई बार कहीं चर्चा भी ऐसी हुई है। तो उनकी क्या भूमिका, आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव के बाद? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को चूंकि वो सब जग जाहिर है, ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप से उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है, वो
सेंट्रल लीडरशिप उनको पसंद नहीं करती है, इसलिए उनके तमाम नाराज़गी के बावजूद, उनके तमाम तरह से उनके जो कई तरह से चैलेंजेस भी किया उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को, उसके बावजूद भी सेंट्रल लीडरशिप झुकी नहीं। तो उनको काउंटर करने के लिए एक फेस चाहिए था जी। उनको काउंटर करने के लिए ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी जो महिला भी हो और उनको काउंटर भी कर सके और उसी तरह का बैकग्राउंड हो। तो और ये हाई प्रोफाइल होने का एक फ़ायदा भी मिला, तो उन्होंने इसलिए राजकुमारी दिया कुमारी को उन्होंने फ्रंट पर लाया और अब तो रिजल्ट बता रहा है कि फ़ायदा उसका तमाम ओवरऑल फ़ायदा तो मिला ही है। आज दिन भर चर्चा इसी पर जारी रहेगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सिंहासन का सेमीफाइनल है और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को मजबूत बीजेपी के पक्ष में लहर बनती दिख रही है 2 राज्यों में, और तीसरे में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी रुझानों में आगे है। हम इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। लेकिन चलते चलते आपको एक और बता दें कि 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करती दिख रही है रुझानों में, और छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर के बावजूद लीड लेती दिख रही है। तो आगे भी आप भारत एक्सप्रेस डिजिटल देखते रहिए। हम आगे फिर आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ खालिद साहब हैं। हमारी ओर से नमस्कार।